दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी हुई एक कहानी, दूसरा प्यार, पार्ट 3। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिद्धिमा मिश्रा क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही हैं और अपने कोच नील जोशी से उसे प्यार हो गया है। लेकिन उसे यह भी पता चलता है कि जिस शख्स को वो रात रात नील जोशी समझकर मैसेज करती थी, वो शख्स तो कोई और है और वो शख्स भी उसे बहुत पसंद है। क्या एक इंसान एक ही वक्त पर दो लोगों से प्यार कर सकता है? रिद्धिमा अपने आप को जवाब देती है कि हाँ, उसे नील जोशी और उस अजनबी दोनों से प्यार हो गया है। लेकिन इस सब का उसके क्रिकेट पर, उसके भविष्य पर क्या कोई असर पड़ेगा? सुनते हैं आगे। अरे फिर मेरे ग्लव्स किसी ने ले लिए यार, मैं पीट दूंगी किसी को किसी दिन। रीनी, मेरे लेसेस बांध देना प्लीज। अच्छा, आधा सैंडविच किसने दिया था कल? ये मोबाइल फोन किसका है? बोलो नील सर को। यार बड़े सही लग रहे हैं सर आज। वही ब्लैक वाली टी शर्ट पहनी है। ट्रेनिंग से पहले सुबह सुबह ड्रेसिंग रूम में रोज वाला हल्ला गुल्ला मचा था। 10 मिनट में नेट्स पर होना था और अपने अपने घरों से किसी तरह 5 बजे उठकर खुद को घसीटती हुई खाली पेट आई लड़कियां जल्दी जल्दी थोड़ा सा नाश्ता और दूध गटका लेने की कोशिश कर रही थीं। नील सर का जिक्र आते ही रिद्धिमा, जो अब तक कोने में चुपचाप रोटी में रोल की हुई आलू की सब्जी खा रही थी, चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे के बहुत आगे, बाउंड्री लाइन के बहुत आगे, मैदान के एक कोने में नेट्स में धुंधला सा दिख रहा था नील। ऐसा लग रहा था जैसे कल से आज में कितना दूर हो गया था। रात भर में थोड़ा सपने में और थोड़ा जागने के बाद रिद्धिमा ने फिर भी यह फैसला कर लिया था कि वो नील से प्यार करती रहेगी, लेकिन खामोशी से। जब उसे सुनना ही नहीं था तो बताने की क्या जरूरत? और प्यार करने का अर्थ हमेशा दूसरे से पलटकर प्यार करवाना भी क्यों होता है? जो उसके बस में था वो करेगी। बाथरूम के बाहर लगे शीशे के सामने मुंह में हेयर बैंड दबाए, बाल टाइट बांधते हुए उसने फैसला किया था कि अब नील के लिए अपना प्यार वो जाहिर नहीं करेगी और सिर्फ खेल पर ध्यान देगी। उसे स्टेट टीम में किसी भी हालत में शामिल होना था। अगर नहीं चुनी गई तो वो जानती थी कि उस हार का असर यहां से लेकर घर तक, मम्मी पापा तक, गांव में दादी तक, छोटी बहन सौम्या तक इतना गहरा होना था कि हर चीज बिखर जाएगी। आज सुबह उसकी देर तक सौम्या से बात हुई थी। कह रही थी कि पापा बहुत परेशान रहते हैं। डॉक्टर बैनर्जी ने उनकी बीपी की डोज बढ़ा दी है। सिर्फ रिद्धिमा के कारण नहीं, सौम्या के कारण भी। वो सौम्या को डॉक्टरी पढ़ाना चाहते थे। कुछ महीनों में रिटायरमेंट के बाद अपनी ग्रेजुएटी के पैसे से उसकी मेडिकल की फीस देनी थी। लेकिन शायद अचानक किसी मेडिकल कॉलेज में अभी मोटे पैसे देकर भर्ती की बात चलने लगी थी। सौम्या ने लाख मना किया कि उसको ऐसी खरीदी हुई सीट नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो ऐसा न करके अपनी बच्चियों के भविष्य के आगे रोड़ा बन रहे हैं। रिद्धिमा जानती थी कि हालांकि पापा अभी कुछ नहीं कहेंगे और उससे वो ज्यादा बोलते ही कहां थे, लेकिन पापा के लिए उनकी आखिरी उम्मीद थी कि रिद्धिमा की नौकरी लग जाए और सौम्या डॉक्टर बन जाए। रिद्धिमा का क्रिकेट में सफल होना और खिलाड़ी होने के नाते कहीं नौकरी पाना अब जैसे जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। रिद्धिमा ने जूते के फीते बांधे, बैटिंग ग्लव्स पहने और अपना फेवरेट बैट उठाकर नेट्स की ओर चल दी। उसके चेहरे से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर कांप रहा था। कैसे करेगी वो नील का सामना? कल जिस तरह से वो नील के सामने कमरे से अचानक उठकर चल दी थी, वो सच कहे तो बदतमीजी ही तो थी। रात भर में उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था। रिद्धिमा की एक दोस्त के पापा कहते थे कि जब जज्बात उफान पे हों, जब चाहे बहुत प्यार आ रहा हो या बहुत सारा गुस्सा, तब सामने वाले से उस हालत में बात नहीं करनी चाहिए, चिट्ठी नहीं भेजनी चाहिए,
सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। अगर ये बात उन्होंने आज के ज़माने में कही होती तो वो कहते कि जब मन में बहुत ज़्यादा प्यार हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नफरत हो, तब व्हाट्सएप पर या फेसबुक मैसेंजर पर तार से मैसेज नहीं भेज देना चाहिए, कोई नाराज़गी भरी ट्वीट नहीं कर देनी चाहिए, फेसबुक पर ब्लॉक नहीं कर देना चाहिए। थोड़ी देर या कुछ घंटे या एक पूरी रात या दिन अपने और खामोशी के साथ बितानी चाहिए। खामोशी अच्छी दोस्त होती है, सवाल जवाब नहीं करती, बीच में बात नहीं काटती, धैर्य से सुनती है। और रिद्धिमा अपनी खामोशी के साथ रात भर वक्त बिताने के बाद यह खुद को समझा पाई थी कि गलती नील की नहीं उसकी थी, बदतमीजी नील की नहीं उसकी थी। किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें ये उम्मीद करने का भी हक मिल जाए कि वो भी पलटकर फौरन हमें प्यार करने लगे। प्यार निस्वार्थ होता है। प्यार दुकानदारी नहीं है, खरीदारी नहीं है कि एक हाथ पैसे दो दूसरे हाथ सामान ले लो। रिद्धिमा धीमे कदमों से चलती हुई नेट्स तक पहुंच गई। बाकी लड़कियों ने अपना अपना रूटीन शुरू कर दिया था। आज एक महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आज कोच नील स्टेट्स टीम के सिलेक्शन मैच के लिए ओपनिंग जोड़ी का नाम अनाउंस करने वाले थे। टीम की लगभग हर लड़की इन दो खिलाड़ियों में से एक होना चाहती थी, लेकिन रिद्धिमा जानती थी कि उसका नाम इनमें नहीं हो सकता। एक, वो फॉर्म में नहीं थी, और दूसरे, कल उसकी बदतमीजी के बाद उसे पता था कि उसके सर से नील का हाथ उठ गया था। गुड मॉर्निंग सर। नील के सामने जाकर सर झुकाकर रिद्धिमा ने उसे उस स्टूडेंट की तरह कहा जिसने पिछले दिन रिपोर्ट कार्ड में पापा का फर्जी दस्तखत कर दिया था और आज पता था कि पकड़ा जाएगा। कौन जाने क्या चल रहा था नील के दिमाग में। उसने रिद्धिमा को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। आंखों से इशारा किया कि जाकर क्रीज पर स्ट्राइक ले ले। रिद्धिमा की आंखें बॉलर पर थीं, लेकिन नील की नजरों को खुद पर महसूस कर रही थी। 2 सेकंड के लिए लालच आ गया। उसने आंखों के कोनों से नील के चेहरे को देखा और तेजी से आती हुई बॉल रिद्धिमा की बाईं हथेली के पीछे उंगलियों के ऊपर जा लगी। वो जबड़ा भींचकर दर्द में आंखें तेजी से बंद करके क्रीज पर गिर गई। कुछ सेकंड बाद रिद्धिमा ने आंखें खोली तो वो अभी भी जमीन पर पड़ी थी। टीम की लड़कियों के चेहरे दिख रहे थे और नील उसकी आंखों के सामने था। अगर इतनी आसानी से करीब आ जाना था तो पहले बता देता, 2-1 बॉल और खा लेती। रिद्धिमा ने तेजी से बढ़ते दर्द के बीच ही सोचा। आइस बोला था, कहां मर गए? नील पलटकर चिल्लाया। गाड़ी लगाओ बिशन सिंह। वो रिद्धिमा को कातर आंखों से देख रहा था। कुछ नहीं, इट्स नथिंग, कुछ नहीं, रिद्धिमा से बोला। उसकी आंखें ये भाव लाना भी जानती थीं। इन आत्मा विहीन कठोर आंखों के पीछे ये साहब कुछ पिलपिले भी थे। रिद्धिमा के पास इन कुछ मिनटों में बहुत फुर्सत थी। आराम से पिच पर लेटी थी। उससे जलने वाली टीम मेंबर अखबार से पंखा जल रही थीं। टीम फिजियो ने दर्द कम करने के लिए स्प्रे लगा दिया था और क्रेप बैंडेज से उसकी बाईं हथेली को बांधा जा रहा था, और वो सिर्फ और सिर्फ नील को देख रही थी। रिद्धिमा उठने लगी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। पिच पर गिरते गिरते पैर में भी मोच आ गई थी। नील ने उसे अपने हाथों से थाम कर उठाया और अपने बाजू उस पर लपेट कर चलने के लिए एक बैट का सहारा देकर धीरे धीरे उसे कार तक ले जाने लगा। रिद्धिमा का बायां हाथ पहले नील के कंधे पर था। फिर जब उसकी लंबाई तक पहुंचने में रिद्धिमा को तकलीफ होने लगी तो उसने नील की पीठ को धीरे से थाम लिया। ये सारी चीजें भारी दर्द के बीच भी उसे याद रहने वाली थीं। पागल लड़की। 2 प्लेयर्स के बीच में रिद्धिमा को नील ने पिछली सीट पर बिठाया और आगे क्लब के मैनेजर को लेकर ड्राइव करने लगा। दर्द अब बढ़ने लगा था। स्प्रे का असर खत्म हो रहा था। अचानक कहीं रिद्धिमा का फोन बजने लगा। उसका बैग भी लड़कियां साथ ले आई थीं। पता नहीं अब कब नेट्स पे वापस जाना हो। फोन रिद्धिमा की मम्मी का था। उसकी टीममेट ने उठाया और इत्तेफाक से उसी वक्त गाड़ी सड़क के गड्ढे से गुजरी और रिद्धिमा की चीख निकल गई। हेलो, जी आंटी। नहीं, मैं रिद्धिमा नहीं, उसकी टीममेट बोल रही हूँ। जब तक नील रियर व्यू मिरर में इशारे से बता पाता कि कुछ न बताए, वो बता चुकी थी। जी, उसे प्रैक्टिस में हाथ में चोट आ गई है, अस्पताल ले जा रहे हैं।
नील इट्स नथिंग कह तो रहा था रिद्धिमा से, लेकिन वो जानता था कि इस चोट का क्या मतलब हो सकता था। उसकी टीम की सबसे अच्छी बल्लेबाजों में से एक अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मैच के कुछ हफ्तों पहले चोट खा गई थी। अगर वो मैच के लिए अनफिट हो गई तो उसके परिवार के सपने, उसकी टीम में जगह, शायद उसका करियर, इस लम्हे का असर बहुत दूर तक जा सकता था। डॉक्टर रिद्धिमा को देखकर चला गया था। हेयरलाइन फ्रैक्चर था। बॉल हथेली के पीछे वाले हिस्से पर लगी थी, जहां ग्लव्स में सिर्फ मोटा कपड़ा था, पैडिंग नहीं थी। हाथ काफी सूज गया था और डॉक्टर ने भारी पेन किलर और स्टेरॉइड दे रखे थे। कमरे में सिर्फ नील था। बेड के बगल में बैठा रिद्धिमा को दवाइयों के असर से सोता हुआ देख रहा था। कौन जाने क्या चल रहा था उसके मन में। शायद अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था इस चोट के लिए। अपने लिए पानी लेने के लिए उसने बढ़कर पास रखा प्लास्टिक के कोस्टर से ढका हुआ ग्लास उठाया तो उसका ग्लास लुढ़क गया और पानी बिखर गया। नील मेज पर झुककर ग्लास का पानी टिश्यू से पोंछने लगा तो आवाजों से रिद्धिमा की आंख खुल गई। बड़े स्लॉपी हैं आप, बस ग्राउंड पे ही प्रिसिशन करते रहते हैं, रिद्धिमा ने नींद में भरी आवाज में कहा। नील के चेहरे पर क्या हल्की सी मुस्कुराहट आई, रिद्धिमा ने देखा नहीं। उसकी ओर नील की पीठ थी, लेकिन जब वो पलटा तो उसके कड़क चेहरे पर निसंदेह एक मुलायम परत थी। तुम मरीज हो, अभी तो कुछ भी कह सकती हो, नील ने कहा। आप ही के तो मरीज हैं, रिद्धिमा धीरे से बुदबुदाई। तुमने सीधे बॉल पे क्यों नहीं फोकस किया? अच्छा, तो आपने वो देखा था? काम है मेरा, नील ने कहा। देखना नहीं, लापरवाहियां पकड़ना। रिद्धिमा तुम सीरियस हो कि नहीं क्रिकेट के लिए? आपके कारण हाथ तोड़ा लिया और आप ऐसे कह रहे हैं। नील समझ गया कि वो क्या कह रही है। उसने कुछ नहीं कहा। आज तुमने जो केयरलेसनेस दिखाई है वो पता है कितनी खतरनाक हो सकती थी? नारी कॉन्ट्रैक्टर, इंडिया के कैप्टन थे, चार्ली ग्रिफिथ की बॉल उनके सर पे लगी थी 1962। जान बची थी किसी तरह, लेकिन इंडिया के लिए फिर कभी खेल नहीं पाए थे। आई एम सॉरी, रिद्धिमा बोली। नील अचानक नाराज हो गया। शायद ये जहन में आ गया था कि क्या अनहोनी हो सकती थी। Why did you remove your eyes from the ball? Because I was looking at you. And why were you looking at me while facing a ball? Because I love you. Nonsense. वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ मिनटों बाद क्रिकेट क्लब का मैनेजर कमरे के अंदर आया। बोला, 1 घंटे बाद होगा आपका डिस्चार्ज, 1 हफ्ते बेड रेस्ट और फिर आना है चेकअप के लिए। नील सर ने कर ली है बात, मुझे कहा मैं आपको घर छोड़ दूं। नील सर कहाँ गए? रिद्धिमा बोली। पता नहीं, बड़ी तेजी से निकल गए। कुछ देर में मैनेजर कोने में कुर्सी पर बैठा ऊँघने लगा। दर्द हो रहा था, लेकिन रिद्धिमा लेटी लेटी मुस्कुराने लगी। गुस्सा इतना हसीन था तो नॉन गुस्सा कैसा होगा? शाम के 7 बज चुके थे। क्रिकेट क्लब का मैनेजर रिद्धिमा को उसके घर तक पहुंचाकर छोड़ आया। वो जैसे ही 5वीं मंजिल पर लिफ्ट से निकली तो क्या देखती है, मम्मी और छोटी बहन सौम्या सीढ़ियों पर आधी नींद में बैठे हैं। सौम्या लिफ्ट की आवाज से जागी तो अरे आ गई दीदी कहकर अपनी मां को झिंझोड़ा। मम्मी जगी और रिद्धिमा के हाथ में पट्टियां बंधी देखकर हाय मोरी बिटिया कहकर हाथ बचाते हुए उससे लिपट गईं। आप लोग कब आए? रिद्धिमा ने कहा। अरे यार दीदी, जैसे ही सुना बस मम्मी ने कहा हमें अब भी चलना है, एसी बस से आए और कोई टिकट ही नहीं मिला। 2 घंटा तो हो गया यहाँ बैठे बैठे। सॉरी मेरा बच्चा, अरे हम कर लेते मैनेज, लेकिन चलो आ गई, बहुत अच्छा हुआ। सौम्या ने रिद्धिमा के बैग से चाबी लेकर दरवाज़ा खोला कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज के नोटिफिकेशन आने लगे। सौम्या ने चाबी के बगल में रखा फ़ोन चमकता देखा तो उठाकर रिद्धिमा को देने लगी। बार बार फ़ोन की स्क्रीन पर नाम आ रहा था, 1 मैसेज, अजनबी। रिद्धिमा की मोहब्बत की दूसरी शिफ्ट का वक्त हो रहा था। अजनबी? ये क्या चक्कर है? रिद्धिमा के घूरने के बावजूद सौम्या ने यह बात इतनी जोर से कही थी कि 303 वाली कोयल आंटी ने तो जरूर सुन ली होगी। रिद्धिमा की मम्मी ने तो खैर सुन ही लिया था। कौन अजनबी?
फोन कर रहा है? कौनो डर की बात तो नहीं है? अरे नहीं मम्मी, वो एक रेस्टोरेंट का नाम है यहाँ, कोई नई डील वील होगी तो वही। सौम्या ने रिद्धिमा की आंखों में आंखें डालकर शरारत से कहा, तो क्या है डील? ऐसा लपड़ पड़ेगा ना तुम्हें अकल ठिकाने आ जाएगी, समझी? मम्मी जैसे बेडरूम में टीवी सीरियल देखने के लिए घुसी, रिद्धिमा हड़काने लगी अपनी छोटी बहन को। अच्छा, एक तो तुम्हारे हालचाल लेने आए, एसी बस से आए, पैसे उसके हमने दिए और हमसे रंगबाजी दिखा रही हो। देखो हम जानते हैं कुछ तो लबड़ धोंधो कर रही हो तुम। कौन है बताओ? है? और नहीं बताओगी तो हम पता लगा लेंगे, समझी? रिद्धिमा जल्दी से बाथरूम के अंदर गई और बैठकर अपने फोन पर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगी। टाइप कर नहीं सकती थी, इसलिए धीमी आवाज में हर मैसेज का जवाब दे रही थी। उसे रिद्धिमा के घर आने का वक्त पता था और ठीक इसी वक्त अचानक रोज मैसेजेस की झड़ी लग जाती थी और फिर शाम भर और देर रात तक ये बातों का सिलसिला चलता रहता था। रिद्धिमा ने उससे मिलने या उसकी कोई और बात जानने से इनकार कर दिया था। अगर वो बताना भी चाहता था तो वो कहती थी कि उसे कुछ नहीं जानना, वो एक फैशनेबल रिश्ता रखेंगे जिस पे शायद कभी किताब लिखी जाए, वो कभी नहीं मिलेंगे। सॉरी यार, मम्मी और सौम्या आ गए अचानक, इसलिए मैसेज का जवाब नहीं दे पाए। वो आज सुबह पिच पे चोट आ गई थी, दिन भर नर्सिंग होम में ही रेस्ट किया, हेयरलाइन फ्रैक्चर है। तुम कैसे हो? अब तक रिद्धिमा उसके साथ आप से तुम पर आ गई थी। ओह नो, कैसी हो तुम अब? वो बोला। ठीक, रिद्धिमा बोली। आई मिस यू, उसने टाइप किया। आई मिस यू टू। उस शाम रिद्धिमा के 5वीं मंजिल के घर में खूब हलचल थी। मम्मी अपने टीवी सीरियल से ऊब गई थीं, उन्हें नया ट्विस्ट पसंद नहीं आ रहा था। इस वक्त रिद्धिमा और गंदगी दोनों पे बड़बड़ाती हुई अपनी बेटी का कमरा साफ कर रही थीं। सौम्या किचन में कुछ नया और नायाब बनाने की कोशिश कर रही थी और इस सब के बीच में रिद्धिमा बैल्कनी में बैठी अपने आशिक अजनबी को वॉइस नोट्स भेज रही थी। पर चोट लगी कैसे? ब्लू टिक वाले का मैसेज आया। अरे फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रही थी और हमारा ध्यान जरा बट गया था। मीन्स? दीदी हींग कहाँ है? अरे राइट साइड के ड्रॉर में देखो ना। अरे बैटिंग करते करते एक हॉट आदमी को देखने लगे थे, बस ताड़ से आगे बॉल लग गई। अच्छा, और कड़ी पत्ता नहीं है? रिद्धिमा ने कहा। कड़ी पत्ता नहीं है? अम्मा किस टाइप का खाना खाती हो तुम? मैं बीमार हूं सौम्या, मुझे परेशान मत करो। मैं एसी बस का किराया दे के आई हूं तुम्हारे लिए। हॉट आदमी? है अजनबी का मैसेज आया। क्यों, जलन हो रही है तुमको? हो रही हो तो? बिटिया ये बड़े गत्ते के डब्बे में जो कागज है वो हैं काम के? हाँ मम्मी, नोट्स है मेरे भाई। एक वक्त था जब मैं तुम्हारे पहले प्यार से जलती थी। अजनबी कोई शेर टाइप करने लगा। वो बेदर्दी से सर काटें अमीर और मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। मेरा नहीं है, अमीर मीनाई का है, पर मेरी तरफ से ही कहा है उन्होंने। रिद्धिमा बोली। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंसान एक ही वक्त में 2 लोगों से प्यार कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बशर्ते वो दोनों शख्स मन की 2 अलग अलग जरूरतें पूरी करते हों, जो अपने आप में न एक पूरी कर सकता है न दूसरा। लेकिन एक से प्यार करने में दूसरे के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दिल को किसी की जागीर नहीं बनने देना चाहिए। आपकी सारी खुशियां, सारे गम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड नहीं होने चाहिए, आपके खुद के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, रिद्धिमा ने कहा। पता नहीं, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। तुम्हारा रूल तोड़ दूं? आ जाऊं? 10 मिनट बाद दरवाजे पर घंटी बजी। सौम्या दरवाजा खोलने गई। नील था। रिद्धिमा ने अजनबी का मैसेज देखा और जल्दी से टाइप किया। नहीं, कोई रिलेटिव्स आ गए, बाद में मैसेज करती हूँ। रिद्धिमा फौरन दरवाजे तक गई और नील को अंदर बुलाया। नहीं, मैं बस गुजर रहा था, तुम्हारा हालचाल पूछना था। यह मेरी बहन सौम्या, और सौम्या यह नील सर। हाँ, वो तो हम समझ ही गए थे। सौम्या ने मुजरे में बैठे किन्हीं नवाब साहब के अंदाज में कहा। रिद्धिमा, मैं ये भी बताने आया था कि सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग
परसों है। अचानक रिद्धिमा के चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई। 2 दिन बाद एक ऐसा फैसला होना था जो रिद्धिमा के करियर, उसके परिवार, उसके रिश्ते सब पर असर डालने वाला था। सिर्फ 48 घंटे। दोस्तों, ये था मेरी लिखी कहानी दूसरा प्यार का तीसरा हिस्सा। क्या रिद्धिमा का हाथ वक्त से ठीक हो पाएगा? क्या उसका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो पाएगा? और जो 2 प्यार की नावों पर वो सवार है, उस सफर का क्या होगा? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, दूसरा प्यार, पार्ट 4।